नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए जो आपका पेपर 7 तारीख को हुआ, 8 तारीख को हुआ। उसमें जो 4-5 टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण पूछे गए उनमें एक टॉपिक था दहेज प्रतिषेध अधिनियम और शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इन दोनों अधिनियमों को मिला के 10 से 12 क्वेश्चन 7 और 8 तारीख को पेपर में पूछे गए, जिनका पेपर आज है यानी 9 को, 10 को, 11 और 12 13 को है। वो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि व्यापम लगातार 4 से 5 दिन पैटर्न वही अपनाता है। इसलिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम और शिक्षा के अधिकार अधिनियम, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और 10 से 12 नंबर अपने कंफर्म कर लीजिए। अगर आपको चारों सब्जेक्ट की ई बुक चाहिए तो 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज करके आप चारों सब्जेक्ट की ई बुक भी ले सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगर चैनल में आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो प्रजात अकेडमी एमपी नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। करते हैं आज के वीडियो को दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को। पहला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 1, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1951, 1961, 1971 या 1981? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1961। पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकती है। आपको लास्ट में बताएंगे टेलीग्राम की लिंक कहां से मिलेगी आपको। अगला सवाल देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा क्या है? शादी के दौरान दी गई उपहार सामग्री, शादी से पहले या बाद में किसी पक्ष द्वारा दी गई कोई भी धन या संपत्ति, केवल नगद राशि, विवाह के दौरान माता पिता द्वारा दी गई संपत्ति। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज की परिभाषा है ऑप्शन बी, शादी के पहले या बाद में किसी पक्ष द्वारा दी गई कोई भी धन या संपत्ति। दहेज मांगने पर अधिकतम सजा क्या है? 2 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, 5 साल की सजा और 15,000 रुपए का जुर्माना, 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना, 6 महीने की सजा और 5,000 रुपए का जुर्माना। दहेज मांगने पर अधिकतम सजा का प्रावधान क्या है? ऑप्शन 3, 3 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 4, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस धारा के तहत आता है? ऑप्शन 1 धारा 4, धारा 5 की धारा 6 की धारा 8? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस धारा के तहत आता है? धारा 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दहेज लेने या देने की सूचना देने का अधिकार किसे होता है? केवल वधू के माता पिता को, केवल वर के माता पिता को, किसी भी व्यक्ति को, केवल पुलिस अधिकारी को? दहेज लेने या देने की सूचना का अधिकार किसे होता है? किसी भी व्यक्ति को होता है, यानी ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य क्या है? विवाह की कानूनी प्रक्रिया को सरल बनाना, शादी में अधिक उपहारों को बढ़ावा देना, दहेज प्रथा को समाप्त करना, विवाह के समय अतिरिक्त कर लगाना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उद्देश्य है ऑप्शन सी, दहेज प्रथा को समाप्त करना। यदि दहेज के कारण किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो इसे किस रूप में माना जाएगा? आत्महत्या, दुर्घटना, दहेज मृत्यु या घरेलू हिंसा? इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। दहेज मृत्यु के मामले में सुनवाई किस अदालत में की जाती है? जिला न्यायालय में, कि उच्च न्यायालय में, कि मजिस्ट्रेट की अदालत में, कि सत्र न्यायालय में? दहेज मृत्यु के मामले में सुनवाई किस अदालत में की जाती है? सत्र न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे दोषी ठहराया जा सकता है? केवल वर को, केवल वधू को, वर वधू और उनके माता पिता को, वर या उसके परिवार के सदस्य को? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत वर या उसके परिवार के सदस्य को दोषी ठहराया जा सकता है, यानी ऑप्शन डी।
दहेज विरोधी कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा क्या है? घटना के 1 वर्ष के भीतर, घटना के 2 वर्ष के भीतर, घटना के 3 वर्ष के भीतर, या समय सीमा की कोई सीमा नहीं है। दहेज विरोधी कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने की सीमा है, समय सीमा की कोई इसमें सीमा नहीं होती, आप कभी भी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना किस प्रकार का अपराध है? दीवानी अपराध, कि प्रशासनिक अपराध, कि आपराधिक अपराध, कि नैतिक अपराध? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना किस प्रकार का अपराध है? ऑप्शन 3 यानी आपराधिक अपराध। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? नगद राशि, संपत्ति और आभूषण, की घरेलू उपकरण, के व्यक्तिगत सेवाएं? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज की परिभाषा में जो व्यक्तिगत सेवाएं होती हैं वो शामिल नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 8 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दायर मामलों की सुनवाई कौन करता है? पुलिस अधिकारी, सत्र न्यायालय, की प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, की ग्राम पंचायत? इसकी सुनवाई का अधिकार होता है ऑप्शन सी यानी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट को। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा इस वीडियो को। यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी धारा के तहत दंडित किया जाएगा? धारा 3, धारा 4, धारा 6 या धारा 7? यदि कोई व्यक्ति दहेज मांगते समय पकड़ा जाता है तो उसे कौन सी धारा के तहत दंडित किया जाएगा? धारा 6 यानी ऑप्शन सी, सॉरी धारा 4 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दहेज मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु साबित करने के लिए विवाह के कितने समय के भीतर महिला की मृत्यु होनी चाहिए? दहेज मृत्यु के मामले में दहेज मृत्यु को साबित करने के लिए विवाह के कितने समय के भीतर महिला की मृत्यु होनी चाहिए? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष यानी 7 वर्ष? इसका ऑप्शन होगा आंसर डी, 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम किसके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है? पुरुषों के, कि महिलाओं के, कि बच्चों के, कि बुजुर्गों के? दहेज प्रतिषेध अधिनियम किसके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है? ऑप्शन बी यानी महिलाओं के। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में किस प्रकार की संपत्ति को दहेज माना गया है? केवल चल संपत्ति, केवल अचल संपत्ति, चल और अचल दोनों संपत्तियां, कि केवल जमीन? ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, चल और अचल दोनों संपत्तियां। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के बावजूद उसे लौटाने से इनकार करता है तो उसे किस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी? यदि कोई व्यक्ति दहेज लेने के बावजूद उसे लौटाने से इनकार करता है तो कौन सी धारा के तहत कार्रवाई की जाती है? ऑप्शन 1 धारा 3, धारा 6, धारा 7, धारा 5? तो इसका आंसर होगा धारा 6 यानी ऑप्शन बी। आप लोग इसको रट लीजिएगा, धारा से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन पक्का है धारा से क्वेश्चन आएगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? पंचायत समिति की, कि महिला आयोग की, कि पुलिस और न्यायालय की, कि जिला प्रशासन की? दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन सी यानी पुलिस और न्यायालय की। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किन परिस्थितियों में दहेज की मांग की सजा नहीं दी जा सकती? ऑप्शन 1 दहेज स्वेच्छा से दिया गया हो, या दहेज की मांग मौखिक रूप से की गई हो, या दहेज लेने वाला दोषी न पाया गया हो, या दहेज की राशि बहुत कम हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी दहेज लेने वाला दोषी न पाया गया हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की परिभाषा किस कानून के तहत दी गई है? भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम विवाह अधिनियम, कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज की परिभाषा किस कानून के तहत दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी दहेज प्रतिषेध अधिनियम।
दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत यदि दहेज दिया जाता हो तो उसे कब तक लौटाना आवश्यक है? विवाह के 1 महीने के भीतर, विवाह के 6 महीने के भीतर, विवाह के 3 महीने के भीतर, या ऑप्शन डी तुरंत। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत यदि दहेज दिया जाता हो तो उसे कब तक लौटाना आवश्यक है? तुरंत। इसका आंसर होगा तुरंत। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यदि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की किस धारा में दहेज का विज्ञापन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? धारा 3, धारा 4(1), धारा 5, धारा 8A। तो इसका आंसर होगा धारा 4A। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसे दहेज अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार है? दहेज अधिकारी कौन नियुक्त कर सकता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, कि जिला कलेक्टर, कि स्थानीय निकाय? दहेज अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार आपको राज्य सरकार देती है, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट कौन कर सकता है? केवल पीड़ित महिला, केवल पुलिस अधिकारी, पीड़ित महिला का परिवार, या कोई भी व्यक्ति, केवल न्यायालय? दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अपराध की रिपोर्ट पीड़ित महिला या परिवार को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, ऑप्शन सी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज विरोधी मामलों में आरोप सिद्ध करने का भार किस पर होता है? अभियोजन पक्ष, आरोपी, महिला के माता पिता, या न्यायालय? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार दहेज विरोधी मामलों में आरोप सिद्ध करने का पक्ष का भार किस पर होता है? आरोपी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की रिपोर्टिंग किसके लिए अनिवार्य है? महिला आयोग के लिए, कि ग्राम पंचायत के लिए, कि पुलिस अधिकारी के लिए, कि विवाह रजिस्टर के लिए? इसका आंसर होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज मृत्यु की रिपोर्टिंग किसके लिए अनिवार्य है? पुलिस अधिकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसे दोषी पाए जाने पर सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है? केवल आरोपी के माता पिता को, केवल वर को, आरोपी वर या उसके परिवार के सदस्य, या कोई नहीं? किसे सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा दोषी पाए जाने पर? आरोपी के वर या उसके परिवार के सदस्य को, माता पिता हो, कोई भी परिवार के सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? पंचायत समिति में, सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, कि लोक अदालत में? यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उल्लंघन करता है तो उसकी अपील कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय में। आज का अंतिम सवाल देखिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को पहली बार दोषी पाए जाने पर न्यूनतम सजा क्या होती है? 6 महीने की जेल, 1 साल की जेल, 5 साल की जेल, कोई न्यूनतम सजा नहीं है। पहली बार अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो 6 महीने की जेल उसको हो सकती है। प्रज्ञात अकेडमी एमपी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आज वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार जितने भी एक्ट हैं आपको इस सीरीज के माध्यम से करा दिया जाएंगे कम समय में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं दोबारा रिवीजन के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम प्रज्ञात अकेडमी एमपी से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। जो भी क्लास आएगी सबसे पहले अपडेट आपको टेलीग्राम में ही दिया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। पहला सवाल देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2009, 26 जनवरी 2011 या 5 सितंबर 2012? शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। अगला सवाल देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का प्रावधान करता है? 3 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 10 से 18 वर्ष या 5 से 16 वर्ष? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुक्त शिक्षा का प्रावधान करता है? ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत शामिल है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 29? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत शामिल है? अनुच्छेद 21A।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें निजी स्कूलों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होगी? 10%, 15%, 20% या 25%? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटों निजी स्कूलों को वंचित वर्ग के लिए बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी यानी 25%। क्वेश्चन नंबर 5, आरटीई अधिनियम के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? केवल सैद्धांतिक, व्यावसायिक शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, केवल उच्च शिक्षा? तो इसका ऑप्शन होगा आंसर सी, निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों की जिम्मेदारी क्या है? हर बच्चे का नामांकन और उपस्थिति सुनिश्चित कराना, केवल परीक्षा कराना, फीस बढ़ाना, केवल अच्छे छात्रों को दाखिला देना? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्कूलों की जिम्मेदारी है हर बच्चे का नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आरटीई अधिनियम के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, न्यायालय या निजी संस्थान? आरटीई अधिनियम के अनुसार स्कूलों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन बी, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है या नहीं? ऑप्शन देखिए, हाँ, नहीं, केवल विशेष मामलों में, केवल माता पिता की सहमति से। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को स्कूल से निकाला जा सकता है या कि नहीं? बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता, यानी ऑप्शन बी, किसी भी परिस्थिति में बच्चों को स्कूल से नहीं निकाला जा सकता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में कौन से बुनियादी ढांचे आवश्यक हैं? लाइब्रेरी और लैब, खेल का मैदान, स्वच्छ पेयजल और शौचालय या उपरोक्त सभी? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में कौन से बुनियादी ढांचे आवश्यक हैं? ये चारों। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? अंग्रेजी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत या किसी भी भाषा में? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बच्चों को किस कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक, कक्षा 10 तक या कक्षा 12 तक? कक्षा 8 तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, कक्षा 8 तक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी स्कूलों को वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित सीटें की लागत कौन वहन करता है? निजी स्कूल, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर। क्वेश्चन नंबर 13, आरटीई अधिनियम के अनुसार विद्यालयों में बच्चों के लिए कौन सा प्रमुख अधिकार सुनिश्चित किया गया है? केवल गणित और विज्ञान की शिक्षा, शिक्षकों से उचित व्यवहार, भेदभाव रहित और समान शिक्षा का अधिकार या केवल खेल कूद की सुविधा? तो इसका आंसर होगा भेदभाव रहित और समान शिक्षा का अधिकार, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है? 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कितने किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय होना आवश्यक है? 1 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, आरटीई अधिनियम के तहत किस संगठन को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले? केवल केंद्र सरकार, केवल स्कूल प्रबंधन, स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार या निजी संगठन? तो आरटीई अधिनियम के तहत किस संगठन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई कि हर बच्चे को शिक्षा मिले? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी स्थानीय प्राधिकरण और राज्य सरकार। आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों में एक शिक्षक के लिए अधिकतम कितने छात्रों का अनुपात होना चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर पर?
1:20, 1:30, 1:40, 1:50। आरटीई अधिनियम के तहत स्कूलों में एक शिक्षक के लिए अधिकतम कितने छात्रों का अनुपात होना चाहिए? 1:30। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षा के दौरान बच्चों को किस प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं? शारीरिक दंड, मानसिक दंड, किसी भी प्रकार का दंड नहीं, या आर्थिक दंड? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार शिक्षा के दौरान बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। इसका आंसर होगा किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता, यानी ऑप्शन सी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कितनी प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति स्कूल में अनिवार्य है? 50%, 60%, 75% या 90%? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत शिक्षकों की उपस्थिति स्कूल में अनिवार्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 90%। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है? प्रतियोगी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा या उच्च शिक्षा? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है? ऑप्शन बी, समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आरटीई अधिनियम के तहत माता पिता या अभिभावक की क्या जिम्मेदारी है? फीस भरना, बच्चों को स्कूल भेजना, स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा लेना, बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना। आरटीई अधिनियम के तहत माता पिता या अभिभावक की क्या जिम्मेदारी होती है? जो स्कूल में गतिविधियां हो रही हैं बच्चों के साथ साथ आपको भी हिस्सा लेना है, यानी ऑप्शन सी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक या संरक्षक होते हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कमेंट करेगा 21 का 21 लिख दीजिएगा, उसके बाद जो ऑप्शन होगा वो लिख दीजिएगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य अभिभावक या संरक्षक होते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किसे वंचित वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चे या उपरोक्त सभी? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत किसे वंचित वर्ग के अंतर्गत रखा गया है? ईडब्ल्यूएस को भी, अनुसूचित जाति को भी, अनुसूचित जनजाति को भी, और जो विकलांग बच्चे उनको, यानी सभी को। उसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार किस उम्र के बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता? 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष, 18 से 21 वर्ष? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार किस उम्र के बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल में प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों पर कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित हैं? ट्यूशन पढ़ाना, चुनावी कार्यों में भाग लेना, स्कूल प्रबंधन में हिस्सा लेना या खेल सिखाना? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों पर कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं? आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते अपने घर में। यदि कोई स्कूल आरटीई नियमों का पालन नहीं करता या उसके खिलाफ कार्रवाई कौन कर सकता है? स्थानीय प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य शिक्षा विभाग या न्यायालय? यदि कोई स्कूल आरटीई नियमों का पालन नहीं कर सकता उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करता है? स्थानीय प्राधिकरण, यानी ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है भले उनके पहले स्कूल में पढ़ाई न की हो? शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला दिया जा सकता है भले उन्होंने स्कूल में पढ़ाई न की हो? इसका आंसर होगा 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों को किस प्रकार के मूल्यांकन प्रणाली से आंका जा सकता है? वार्षिक परीक्षा से, सतत और व्यापक मूल्यांकन से, साक्षात्कार से या मौखिक परीक्षा से? आरटीई अधिनियम के तहत बच्चों को किस प्रकार की मूल्यांकन प्रणाली से आंका जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सतत और मूल्यांकन प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को आंका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की न्यूनतम योग्यता किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है?
राज्य शिक्षा बोर्ड के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के माध्यम से, स्कूल प्रबंधन समिति या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के माध्यम से। आरटीई के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के माध्यम से। आज का दूसरा लास्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों को न्यूनतम कितने कार्य दिवस पूरे करने आवश्यक हैं? 180 दिन, 200 दिन, 220 दिन या 240 दिन। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयों को न्यूनतम 200 दिन तक कार्य दिवस पूरे करना आवश्यक है, यानी ऑप्शन बी। आज का अंतिम सवाल देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है? सभी के लिए उच्च शिक्षा, समान और समावेशी प्राथमिक शिक्षा या तकनीकी शिक्षा में वृद्धि या व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है? समान और समावेशी जो प्राथमिक शिक्षा है उसको बढ़ाने के लिए काम करता है, दिशा प्राप्त करने के लिए काम करता है, यानी ऑप्शन बी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल परिजात एकेडमी एमपी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो नए लगातार वीडियो आपको आएंगे, जितने भी एक्ट हैं सब एक्ट इसी प्रकार 13 से 14 मिनट के अंदर आपको पूरी तरह से कवर करा दिए जाएंगे। रोज आपको 30 क्वेश्चनों का एक सेट दिया जाएगा, जिससे आपका सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन हो सके। और हमारे चैनल पे पोषण एवं स्वास्थ्य नामक जो टॉपिक है आपका 55 नंबर का, उसकी भी सीरीज चल रही है। उसमें 7 से 8 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। बहुत सी बहनों ने लगातार उस सीरीज को देख रही हैं। आप भी अगर देखना चाहती हैं, आप भी हमारे प्ले लिस्ट में जाकर उस सीरीज का फायदा उठाइए। उसमें भी आपको 10 से 12 मिनट के अंदर महत्वपूर्ण रोज 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जैसे आप पोषण एवं स्वास्थ्य टॉपिक का रिवीजन हो सके। 28 फरवरी तक आप लगातार जितना हो सके लगातार ऑब्जेक्टिव लगाइए। अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है, अगर आपने सिलेबस पूरा नहीं किया तो पहले सिलेबस पूरा कीजिए और रोज 80% सिलेबस पूरा करने में लगाइए, 20% ऑब्जेक्टिव लगाने में लगाइए। हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम परिजात एकेडमी एमपी से जुड़ सकती हैं, जहां आपको इसको टेलीग्राम के माध्यम से आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।